हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल में। ये पॉलिटिकल में चैप्टर 1 है। क्या है ये? शासन के अंग। क्या है ये? शासन के अंग। शासन के कितने अंग होते हैं? शासन के 3 अंग होते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्वेश्चन आता है शासन के कितने अंग होते हैं? शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, विधायिका किसको कहते हैं? विधायिका कानून बनाने वाली संस्था। जो कानून बनाने वाली संस्था होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विधायिका बोलते हैं। ये क्या है? नेक्स्ट, कार्यपालिका। कार्यपालिका किसे कहते हैं? कानून के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था। जो क्या है? कानून के अनुसार शासन चलाती है, उसको हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका। थर्ड क्या है? न्यायपालिका। न्यायपालिका किसे कहते हैं? कानून के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था। इसको हम क्या कहेंगे? जो कानून के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं? न्यायपालिका। विधायिका क्या है? नेक्स्ट, विधायिका। विधायिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार है। विधायिका 2 सदनों से मिलकर बनी होती हैं। वो 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन आए कि विधायिका कितने सदनों से मिलकर बनी है, तो आंसर क्या होगा? 2 सदनों से मिलकर। वो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है, राज्यसभा को यूएसए में क्या बोला जाता है? सीनेट। और लोकसभा को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड। नेक्स्ट है, ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणाली कैसी है? कैसी है? एकात्मक, यानी कि यूनिटरी। नेक्स्ट है, भारतीय विधायिका आधारित है। भारतीय विधायिका आधारित है संघात्मक ढांचे पर। इतना समझ आया? मैं फिर से बताती हूँ। शासन के अंग। शासन के कितने अंग होते हैं? 3। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका किसे कहते हैं? जो कानून बनाने वाली संस्था होती है। कार्यपालिका होती है कानून के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था। न्यायपालिका कानून के अनुसार विवाद होते हैं, जितने भी विवाद निपटा उनका समाधान करने वाली संस्था। इसको हम न्यायपालिका कहते हैं। विधायिका 2 सदनों से मिलकर बनी है। फर्स्ट है लोकसभा और सेकंड है राज्यसभा। अब राज्यसभा को यूएसए में क्या बोला जाता है? सीनेट। और लोकसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड। नेक्स्ट है, ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणाली कैसी है? एकात्मक। भारतीय विधायिका आधारित है किस पर आधारित है? संघात्मक ढांचे पर। नेक्स्ट है, कार्यपालिका के अंग। कार्यपालिका के नेक्स्ट है कार्यपालिका के अंग। कार्यपालिका के कितने अंग हैं? 2 अंग हैं, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। अब राजनीतिक कार्यपालिका में क्या कहते हैं? अध्यक्ष कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका, दोहरे कार्यपालिका और नेक्स्ट है बहुल कार्यपालिका। यह 4 प्रकार की होती है राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? 4। अध्यक्ष कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका,
दोहरी कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका। अध्यक्षीय कार्यपालिका कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अध्यक्षीय कार्यपालिका ली गई है अमेरिका से। संसदीय कार्यपालिका ली गई है भारत और इंग्लैंड से। दोहरी कार्यपालिका कहाँ की है? फ्रांस की। बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड की। इतना समझ में आ गया। अध्यक्षीय कार्यपालिका कहाँ की है? अमेरिका में अध्यक्षीय कार्यपालिका होती है। संसदीय कार्यपालिका भारत इंग्लैंड में है। दोहरी कार्यपालिका फ्रांस में है। बहुल कार्यपालिका कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इतना समझ आया। नेक्स्ट क्या है? भारतीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? भारतीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति। राजनीति एक ये है। और हम इसको एक नोट करके लिख सकते हैं कि ये लाइन बोली है, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। ये क्वेश्चन एकदम ऐसे ही आता है। यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी का। किसका कथन है? महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है हरित क्रांति, यानी कि ग्रीन बेंच किसको कहा जाता है? क्वेश्चन आता है कि हरित पीठ है। ग्रीन बेंच किसको कहा जाता है? कुछ क्रांतिकारी पर्यावरण रक्षा मुद्दों पर क्रांतिकारी निर्णय दे रहे हैं। यानी कुछ क्रांतिकारी लोग क्या है? पर्यावरण रक्षा मुद्दों पर क्रांतिकारी निर्णय दे रहे हैं। ऐसे न्यायपीठ को हम क्या बोलते हैं? हरित पीठ कहते हैं। आया समझ में? अब यहाँ पे कुछ प्रणालियाँ हैं। नंबर 1 है परिसंघात्मक प्रणाली। नंबर 2 है संघात्मक प्रणाली। नंबर 3 क्या है? एकात्मक प्रणाली। तो यहाँ पे मैं परिसंघात्मक प्रणाली के बारे में बताऊंगी। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या है? इसमें केंद्र सरकार का ना तो महत्व होता है और ना ही अस्तित्व। ओके, इसमें केंद्र सरकार का कोई महत्व नहीं होता और ना ही कोई अस्तित्व होता है। इसको अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ कहा जाता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये वाला। अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। सेकंड है संघात्मक प्रणाली। परिसंघात्मक की तुलना में कम लचीली होती है। क्या ये? परिसंघात्मक की तुलना में कम लचीली होती है। यह व्यवस्था कई स्वतंत्र राज्यों के आपसी समझौते के तहत होती है। कई राज्य उनके आपसी समझौते के तहत होती हैं। इसको अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं। अभी संघात्मक प्रणाली कहाँ का है? संयुक्त राज्य अमेरिका में और स्विट्जरलैंड में और जर्मनी में। इसको स्विट्जरलैंड में क्या बोला जाता है? स्विस परिसंघ। यानी कि संघात्मक प्रणाली को स्विट्जरलैंड में बोला जाता है स्विस परिसंघ। इतना समझ में आया? नेक्स्ट है एकात्मक प्रणाली। एकात्मक प्रणाली क्या है? एकात्मक प्रणाली में क्या है? इसमें केंद्र को महत्व मिलता है। किसको? इसमें केंद्र को महत्व मिलता है, प्रांत को नहीं मिलता। यह व्यवस्था छोटे देशों में पाई जाती है। जो एकात्मक प्रणाली कहाँ पाई जाती है? छोटे देशों में पाई जाती है। इसे ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एकात्मक प्रणाली, इसमें इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें केंद्र को महत्व मिलता है, प्रांत को नहीं। ओके, एकात्मक प्रणाली में केंद्र को महत्व मिलेगा।
छोटे देशों में पाई जाती है। ये व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? छोटे छोटे देशों में पाई जाती है। इसमें इसे विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, यानी कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब एक आत्म प्रणाली कहाँ पाई जाती है? इंग्लैंड में। कहाँ पाई जाएगी? इंग्लैंड में। इतना समझ में आया। नेक्स्ट है, कुछ नोट कर रखे हैं मैंने। संसदीय प्रणाली के उदाहरण कौन सा है? ये क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन एकदम ऐसे ही आएगा, डिक्टो आता है कि संसदीय प्रणाली के उदाहरण। ब्रिटेन। अध्यक्षीय प्रणाली पाई जाती है यूएसए में। कहाँ पाई जाती है? यूएसए में। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 की है। और उस समय राजा कौन था? जेम्स द्वितीय के समय हुई थी। जो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति है, इसको रक्तहीन क्रांति यानी कि ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। जब इंग्लैंड क्रांति हुई थी उस समय क्या है? आधुनिक चिंतन की शुरुआत हुई थी। आधुनिक चिंतन की शुरुआत कब हुई थी? जब इंग्लैंड की क्रांति हुई थी। तो फ्रेंड, यह थी मेरी आज की क्लास। आज आपको यह कितना समझ आया, कितना नहीं आया, प्लीज़ मुझे बताइए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो इस क्लास को मैं आगे कंटिन्यू रखती हूँ।